तो हेलो दोस्तों, आज बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे पोस्टिंग वगैरह में, और हकीकत में क्लास वगैरह भी थोड़ी सी लेट हुई थी, तो इसलिए मैं आके सो गया था सीधे। तो ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाया, अभी पढ़ाई करना भी रह गया मेरा। लेकिन लेक्चर अपलोड अब मैं हर दिन कर रहा हूँ, तो मैं डेली का रूटीन बना रहेगा, एक ना एक लेक्चर तो ज़रूर अपलोड करना है। तो आज आपको एक ही लेक्चर देखने को मिलेगा मेरी तरफ से। हाँ, पिछले लेक्चर में टाइमिंग में दिख रहा है वो एक ही दिन अपलोड किए थे, तो आज का लेक्चर अभी अपलोड कर रहा हूँ मैं। तो आज का जो लेक्चर है वो एक तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर जब आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो खासकर आप 3-4 डिवीजन उसमें मेन तर आपको पता करना होगा। मेन इस तरीके से प्लूरल रिफ्यूजन में क्या फाइंडिंग मिलती है, जैसे एक वैसे नीमोथोरेंस जो होता है उसमें क्या फाइंडिंग मिलती है, और जो क्या कहते हैं एक तरीके से निमोनिया है उसमें क्या फाइंडिंग मिलती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मैं बोल रहा था हम एटेलेक्टेक्स जो होती है उसमें भी फाइंडिंग की बात कर लेंगे थोड़ा सा, उसका ये मतलब उसकी फाइंडिंग भी पता होना चाहिए। एक तरीके से पल्मोनी फाइब्रोसिस एटेलेक्टेक्स मान लीजिए, तो उसमें क्या सबसे पहले मैं डिजीज़ की बात कर रहा हूँ। इस तरीके से वो है हमारे प्लूरल रिफ्यूजन। बाकी की तरीके से एग्जामिनेशन करिए तो सबकी फाइंडिंग आई जाएगी, वो अलग है। बस उसको जैसे रेफरेंस मार्किंग करते हैं ना, लेक्चर अपलोड करते हैं ज़्यादातर मैं ऐसे क्लिनिकल एस्पेक्ट जिसमें आप डिजीज़ को पहचान सके उसके आधार पर मैं रेफरेंस मार्किंग अपलोड करता हूँ लेक्चर, क्योंकि जैसे मैंने ECG के बारे में काफ़ी सारी डिजीज एक्सप्लेन करी थी, उसी का ये चीज़ है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हमारा प्लूरल रिफ्यूजन। प्लूरल रिफ्यूजन क्यों होता है? प्लूरल रिफ्यूजन में क्या होता है, इस तरीके से फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। इस तरीके से अब फ्लूइड तो रहता है मैंने प्लूरा में, लेकिन वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल प्लूरल फूड कितना होता है। तो नॉर्मल प्लूरल फूड जो रहता है वो होता है हमारा 5 से 15 ml तक जो होता है हमारा नॉर्मल प्लूरल फूड जो होता है वो देखने को मिलता है, जिसमें इस तरीके से प्रोटीन की मात्रा को थोड़ी बहुत देखने को मिल जाती है, चाहिए 1 से 1 to 2 ग्राम देखने को मिल जाती है। और जो क्या कहते हैं उसका pH जो होता है इस तरीके से वो न्यूट्रल रहता है, एक तरीके से न्यूट्रल रहता है मतलब इस तरीके से। और जो हमारा क्या देखने को मिलता है उसमें ग्लूकोज की मात्रा जो होती है वो इस तरीके से नॉर्मल रहती है, इस तरीके से सीरम के लेवल पे। और क्या कहते हैं LDH जो होता है वो इस तरीके से कम रहता है, इस तरीके से। ये फाइंडिंग पता होना चाहिए थोड़ा सा। बाद में हम एक्सक्रीटरी ट्रांसलेटिव के बारे में बातचीत करेंगे इस तरीके से, तब हमको इसको लैट्स क्राइटेरिया में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन कितना परसेंटेज कितना किस आधार पर रहता है और उसमें किस आधार पर रहता है। ये चीज़ बताना चाहिए कि प्रोटीन और जो LDH होती है वो उसका नॉर्मल कंटेंट जो होता है वो आधे से भी कम रहता है, एक तरीके से किसकी तुलना में, हमारे सीरम की तुलना में। ये फिर मान के चले आप प्लूरल रिफ्यूजन कब कहेंगे, तो प्लूरल रिफ्यूजन तब कहेंगे कहने की बात पे तक जब आप 50 ml से ज़्यादा हो जाएगा तब उसे प्लूरल रिफ्यूजन कह देंगे, जिसको हम मेंशन कर देते हैं। ठीक है, मतलब इस तरीके से मिनिमल लेवल का जो होता है उसमें कितने 50 से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि जैसे नॉर्मल लेवल पे तो 20 तक रहता है, तो 20 से ऊपर होता है। ऐसे ही नहीं कि फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने लग गया, इतना थोड़ा बहुत ज़्यादा चल जाता है। तो 50 पे हम इस तरीके से तो छोटे मोटे लेवल की डिजीज कह देते हैं, लेकिन 50 पे भी कुछ खास इम्पैक्ट पड़ता है नहीं शरीर पे। तो शरीर पे जो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इस तरीके से पूरा पे मान लीजिए कुछ आया भी तो इतना कुछ खास नहीं है ना। मेन जो आज का ऑर्गन है वो लंग है, एक ही कहते हैं। तो लंग का काम तो लंग तो वैसे ही स्पंजी सा होता है इस तरीके से, उससे ना उस पर तो बहुत ज़्यादा फोर्स पड़ेगा तभी तो उसका इम्पैक्ट आएगा ना किसी चीज़ का। तो हकीकत में उसमें जो है पूरा फ्लूइड ज़्यादा हो, तो अब कितना ज़्यादा हो तो अब ये चीज़ बता तो यदि उसको अभी आपको खाली एक्सरे पे डिटेक्ट करना है मान के चल। हालांकि एक्सरे पे डिटेक्ट करने का मतलब नहीं, क्योंकि जब तक वो क्लिनिकल सिम्टम प्रेजेंट नहीं करेगा सामने वाला आदमी तब तक उसका कोई मतलब नहीं है चीज़ों का। तो ये चीज़ें तो वो यदि आप बात भी करें थॉर्टिकली की तरीके से, जब एक्सरे पे कब फाइंडिंग मिलती है तो वो क्लिनिकल फीचर आने से पहले भी मिल सकती है। और उसमें फाइंडिंग जो मिलती है वो मिलती है हमको ब्लंटिंग ऑफ क्या देखने को मिलती है, क्या ब्लंटिंग ऑफ क्लोस्ट्रोफ्रेनिक एंगल। ये जो एकदम लेटरल साइड होता है, जैसे हमारे जैसे चेस्ट तो बिल्कुल एकदम लेटरल साइड में हमको जो एक्सरे की लेटरल साइड में हमको ब्लंट देखने को मिलेगा। जैसे मैंने ये मेंशन करा भी था उसमें फ्लैटनिंग और डायफ्राम बताया था, उसमें मैंने ब्लंटिंग को वो भी बताई थी CP एंगल। तो वो किस में देखने को मिलती है, प्लूरल रिफ्यूजन में देखने को मिलती है, जिसमें एक कर्व सा बन जाता है। उस कर्व को क्या कहते हैं इस तरीके से ये पता होता है, एलिस कर्व कहते हैं। और उसको क्या कहते हैं, साइन को मेनिस्कस साइन कहते हैं। तो ये तीनों नाम पता होने चाहिए। एलिस कर्व कैसे कहते हैं, मेनिस्कस साइन किसे कहते हैं। ये तो साइन का नाम मेनिस्कस साइन है और कर्व जो बनता है एलिस कर्व है ये। हाँ, तो ये जो फाइंडिंग जो मिलती है हमको एक्सरे वाली, ये मिलती है हमको यदि 200 ml से ज़्यादा हो जाए तो। लेकिन जो क्लीन का सिम्टम है इस तरीके से शॉर्टनेस और ब्रेथ वगैरह वाला सिम्टम हुआ इस तरीके से, वो हमको कब देखने को मिलेगी, वो मिलेगी इस तरीके से हमको जब
300 से ज़्यादा हो जाए। हम्म। अब इसकी जो मेन जो चीज़ बात करते हैं हम इस तरीके से इसमें कि हम जो इस टॉपिक में जो मैं तीनों के संग लेक्चर ले रहा हूँ, उसका जो मेन मेरा उद्देश्य है वो बताना कि इस तरीके से इसमें जो फाइंडिंग है वो क्या क्या मिलती है, क्या क्या नहीं मिलती है। तो इसमें क्या कहते हैं, चेस्ट एक्सपेंशन चेक करते हैं जब भी एग्जामिनेशन में। तो इस तरीके से उसमें चेस्ट एक्सपेंशन में ये एसिमेट्रिकल है ज़्यादा। जैसे मेरा आप चेस्ट देखें एक केस में, यार थोड़ा सीधे करना पड़ेगा। तो इसमें सिमेट्रिकल चेस्ट एक्सपेंशन है ना, अलग होने का तो कपड़े वगैरह तो उतार के चेक करना होता है, ऐसे तो ऊपर से तो कहीं दिखेगा। लेकिन ये चीज़ है कि आपको कुछ चेस्ट एक्सपेंशन में अंतर नहीं दिख रहा है ना, एसिमेट्रिक नहीं दिख रही। तो इसमें एसिमेट्रिक दिखेगा क्योंकि मतलब जहाँ प्लूरल फ्लूइड का होगा वहाँ पे वो एक्सपर्ट नहीं कर पाया ना, तभी तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ रही है। तो ये चीज़ें को तब देखने को मिले, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ वगैरह जो है वो सब आपको देखने को मिलेंगे तभी तभी। और लेकिन वैसी कंडीशन में आपको नहीं देखने को मिलेंगे जो जिस साइड है। तो ज़्यादा ये यूनिलेटरल होता है, ये चीज़ मैं बता दूँ तो ये यूनिलेटरल होता है, बायोलेटरल नहीं होता है। और जो फाइंडिंग हमको देखने को मिलती है वो यानी देखने को मिलती है को ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड आपको देखने को मिलती है। हालांकि ये इसका प्रोमिनेंट फीचर नहीं है, ये बता दूं ये प्रोमिनेंट फीचर है एक तरीके से हमारे इसका क्या कहते हैं हमारे जो है निमोनिया पढ़ेंगे उसका एक प्रोमिनेंट फीचर है। लेकिन इसमें आपको ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड प्रेजेंट देखने को मिल जाती है। कुछ एक तरीके से जहाँ पे तो सीधे आपने जहाँ पे पानी फ्लूइड इकट्ठा हो रखा था वहीं पे लगा दे तो आपको देखने को मिल जाएगी, वरना वैसे नहीं भी मिलती है। ये चीज़ है मतलब ये क्या बोलते हैं ईगो फनी होती है, जिसमें एक तरीके से आप उससे ई कहने के कहते हैं वो सुनाई ये देता है स्पोर्ट वो मतलब एक तरीके से ऐसे ई बुलवाते हैं तरीके से कुछ ना कुछ वो साउंड आपको सुनाई भी देगी ना उस तरीके से। जब भी मैं बोल रहा हूँ तो इस तरीके से चाहे तो मैं उसको हड्डियों से भी जो सुनता हूँ वही साउंड, क्योंकि एक तरीके से वो ट्रैवल कर दिया। हमने ENT में पढ़ा था कि साउंड वगैरह पूरी ट्रैवल कर दी एक तरीके से। हमारा जैसे वो फंडिंग करता है रेनिस्टर वेवर्सेस वगैरह, तो अब वो ईगो फोनी में क्या होता है ई की ए सुनाई देता है, ई बोलने में ए सुनाई देता है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये भी एक तरीके से निमोनिया का प्रोमिनेंट फीचर है, इसमें देखने को मिल सकता है। ये इसमें ये चीज़ ध्यान रखना यदि हमको क्या यदि वैसे लेवल पर हो तो इस तरीके से किस प्रकार डेविएशन मिलेगा, हमको कॉन्ट्रालेटर डेविएशन भी देखने को मिल सकता है किसका एक तरीके से ट्रैकिया का। तो ये चीज़ है ट्रैकिया का डेविएशन भी एक तरीके से क्रिटिकल फीचर रहता है इसमें ये। और क्या कहेंगे अपने परकशन करेंगे तो कैसी नोट आएगी, क्योंकि फ्लूइड आएगी तो डल नोट देखने को मिलती है। वोकल फ्रेमेटस कैसा होता है, वोकल फ्रेमेटस के लिए भी मैं फाइंड नहीं बता दूँ, खाली बस निमोनिया में इंक्रीज होता है, बाकी सब जगह ये वोकल फ्रेमेटस होता है वो इंडिक्रीज होता है। तो इसलिए मैं निमोनिया का टॉपिक जोड़ रहा हूँ क्योंकि ये फाइंडिंग वगैरह होती है निमोनिया की किस में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी की चर्चा करेंगे। बाकी की जो ट्रीटमेंट वगैरह में तो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया ये सिस्टम चलता है उसमें, तो बाकी का मैं माइक्रोबायोलॉजी की चीज़ में कंसिडर करता हूँ, मेडिसिन से मैं कंसिडर नहीं करता उसको, ये चीज़ है। तो ये चीज़ आप समझिए क्यों। तो आपको एक तो एक्सरे फाइंडिंग मैंने बता दी क्या क्या नहीं है, मेन जो चीज़ पता होनी चाहिए। तो क्लिनिकल फीचर जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वाला क्लिनिकल फीचर तो ज़्यादातर सेम ही रहते हैं इसमें, इसलिए उसको वो उतने प्रोमिनेंट चीज़ नहीं मानेंगे। मेन जो आपको पता नहीं शॉर्टनेस ऑफ कब वगैरह सब चीज़ें मिलता है, तो उसमें जो मेन चीज़ पता होनी चाहिए। तो एग्जामिनेशन फाइंडिंग हुई एग्जामिनेशन करेंगे क्योंकि आप जब फाइनल ईयर में यदि आप है मेरे संग, तो मेन जो चीज़ आपको बतानी है वो एग्जामिनेशन फाइंडिंग तो बतानी है, क्योंकि बाकी के तो डायग्नोसिस करने के नाम पे सीधे एक्सरे लगा के भी डायग्नोसिस कर देते हैं। लेकिन ये कि वो एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट है, प्रैक्टिकल दे रहे हैं तो इसलिए उसकी फाइंडिंग भी पता होनी चाहिए। अगर यदि आप थ्योरी में भी पढ़ना है तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। थ्योरी के लिए जो और जो इंपॉर्टेंस आती है वो निमोनिया इसके लेके मतलब थोड़ा सा ट्रीटमेंट के एक्सपर्ट भी बात कर लेता हूँ। ट्रीटमेंट जो होता है उसके लिए उसको यूज़ करते हैं तरीके से थोरेको सेंटेसिस हम भी यूज़ करते हैं। किसमें एक तरीके कौन से इंटरकोस्टल जो ये वाले सबसे नीचे वाले जो होगा कोई से हो सकता है 7 to 8 कुछ भी हो सकता है, इस तरीके जाता है, इस तरीके से प्लूरल अब तक खत्म सी हो जाती है इस तरीके से हमारे मतलब जो जैसे लंग प्लूरल तो खत्म नहीं होती, लंग्स खत्म होने को आ जाते हैं, वहाँ पे हम इतनी सेंटेंस करते हैं ताकि हम चाहते हैं इतनी लंग की इंजरी नहीं हो और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड ड्रेन हो। तो जैसे आदमी यदि खड़ी पोजीशन में बैठने वाले पीछे तो सबसे डिसेंट वाले पार्ट पे तो होगा इतनी सबसे ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठा, तो वहाँ से हम क्या है इसको ड्रेन करना चाहते हैं। तो इसलिए हम सबसे नीचे की साइड ड्रेन लगाते हैं, लगभग 7 या 8 इंटरकोस्टल स्पेस है। तो ये चीज़ आप समझिए कि एक तरीके से नीचे लगाएंगे, यदि 7 दे रखो 7 पे, यदि 8 दे रखो ऑप्शन पे तो 8 दे ऑप्शन पे डिपेंड करता है वो। 11 के बारे में मत बता देना, उसका कुछ मतलब नहीं है। ये चीज़ है। तो अब हम आते हैं एक तरीके से किस एस्पेक्ट पे थोड़ा कुछ सेंटेंस करता है उसका इंडिकेशन ये पता होनी चाहिए आपको कि एक तरीके से
कि इस तरीके से जो फ्लूइड है वो इतना ज़्यादा होना चाहिए कि इस तरीके से वो सेपरेट करे इस तरीके से चेस्ट को हमारे किससे, लंग से। मतलब ये नहीं है कि इस तरीके से थोड़ा बहुत ही फ्लूइड है, हकीकत में आप थोड़े को सिंथेसिस कर लेते तो ये चीज़ गलत है। आपको थोड़े को सिंथेसिस तभी करना है कि जब वो इतना ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठा हो जाए इस तरीके से, ठीक है, आगे वो उसको सेपरेट कर सके। किसको, जो हमारा इस तरीके से थोरैक्स है, मतलब जो लंग्स है, और जो हमारे उसके इसको, जो मतलब ये इंडिकेशन ज़्यादातर भूल जाते हैं आदमी। मैं भी एक बार को भूल गया था, इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़ है। तो तभी हम करेंगे, मतलब ऐसे नहीं करेंगे। और इसमें ये चीज़ पता नहीं चाहिए कि ये 1500 ml से ज़्यादा एक बार में नहीं करना है। क्योंकि मान के चले आपने पूरे का सब फ्लूइड निकाल लिया, तो इस तरीके से जो प्रेशर था इस तरीके से वो ब्लड वेसल पे एक तरीके से अचानक कम हुआ। अब प्रेशर जो ब्लड वेसल पे अचानक कम हुआ तो उससे क्या होगा, इस तरीके से ब्लड वेसल बहुत ज़्यादा डायरेक्ट गिर जाए, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट गिर जाएंगी, तो भैया वो उसमें से फ्लूइड निकलेगा। तो जो हम इतने फ्लूइड हमने इतना कम करा तो उल्टी और इकट्ठा हो गया एडी वगैरह में। तो ये चीज़ है ना, तो ये खतरनाक क्रिया हो सकती है। हालांकि 1500 तक तो बहुत पहले ही पहुँचता है, हम 400-500 तक करते हैं। अब भले इतने ज़्यादा फ्लूइड निकालना नहीं चाहिए, भले कितना भी हो होने को, कि ये नहीं कि एक बार में काम करा के ख़त्म कर दिया। 3-4 बार बुलाया जाता है उसको अलग अलग टाइम पे, अलग अलग टाइम का नहीं, तो ये नहीं कि 1-2 घंटे बाद बुला, अलग अलग दिनों पे बुलाया जाता है। ये चीज़ पता होना चाहिए। और थोड़े परसेंटेज करते कहते ये भी फंड पता होना चाहिए। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट है, काफ़ी रहता है ये कोई भी टीचर होता है पूछता है। ये एक तरीके से कॉमन चीज़ है, न्यूमोथोरस हुआ, प्लूरिफिजन हुआ। पर्सनली मैं काफ़ी देखे हुए क्वेश्चन है, कि प्लूरिफिजन का तो शायद मेरा पहला पेशेंट था फाइनल ईयर में, जिसका मैंने एग्जामिनेशन करा था, तो इसलिए तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट, मेरे पर्सनली इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है मेरे लिए। तो ये चीज़ है। उसमें जो क्या देखने को मिलता है आपको, क्या आपको थोड़े का सेंटेंस में नीडल कहाँ एक्सट्रैक्ट करते हैं ये चीज़ पूछा जाता है। तो उसमें ये होता है कि लोअर बॉर्डर ऑफ किसका, अपर रिब, या फिर एक तरीके से अपर बॉर्डर लोअर लिप। तो उसमें आंसर जाता है हमारा अपर बॉर्डर लोअर लिप। क्यों जाता है, क्योंकि इतनी जो वेसल वगैरह वाली स्ट्रक्चर होती है हमारी इतनी इंटरकोस्टल, वो लोअर बॉर्डर ऑफ क्या कहते हैं, अपर लोअर बॉर्डर अपर रिब पे होती है। तो इसलिए हम इस तरीके से उसको लोअर बॉर्डर ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ लोअर रिब पे इंसर्ट करते हैं इस तरीके से निडल को। ये चीज़ है। तो इस प्रकार हम क्या थोड़े को सेंटेंसेस करते हैं। अब मेरे जो पता होना चाहिए वो क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है लाइट्स कैटेरिया। लाइट्स कैटेरिया किस लिए करते हैं, तो लाइट्स कैटेरिया पहचानने के लिए करते हैं कि जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन हुआ है वो ट्रांसड्यूरेटिव है या एक्सड्यूरेटिव है। तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि ट्रांसड्यूरेटिव फ्लूइड एक्यूमुलेशन कब होता है। ट्रांसड्यूरेटिव फ्लूइड में जो मैं बताया था कि जनरलाइज कंडीशन हुई, जैसे मैं जब प्रॉपर मैंने ट्रांसड्यूरेटिव और एक्सड्यूरेटिव फ्लूइड था, मैं बार बार उसको लेक्चर लूँ नहीं, चलो अब बता देता हूँ। तो ट्रांसड्यूरेटिव के लिए मैंने बताया था ज़्यादातर जैसे इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या इस तरीके से डिक्रीज ऑन्कोटिक प्रेशर कुछ भी हो रखा हो तो हम उसको ट्रांसड्यूरेटिव फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा। वो किस में होता है, कंजेस्टेड हार्ट फेलियर में होता है, रीनल फेलियर होता है, हेपेटिक सिरोसिस हो रखा हो, इसी के में कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से उसमें हम कहते हैं कि हमको ये कंडीशन देखने को मिल जाती है। या सबक्लेवियन वेनस सिंड्रोम जो उसमें थोड़ा सा बताओ स्पेसिफिक थोड़ा सा इसके लिए, तो इस तरीके से सबक्लेवियन वेनस सिंड्रोम या मिक्सेडीमा जो हुआ इस तरीके से थोड़ा सा उसमें, या पेरिटोनियल डायलिसिस, उसमें हमको क्या देखने को मिलता है, ट्रांसलेटिव ग्रोथ स्पेसिफिक है, वो कंजेस्टेड हार्ट फेलियर से सीधे देगा नहीं, क्योंकि फिर पहचान आएंगे है। तो ये चीज़ ज़्यादा होना चाहिए। सबक्लेवियन सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम में गलत हो गया, सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम, क्योंकि इस तरीके तो उसमें भी कंप्रेशन होता है और फ्लूइड लीक करता है ब्लड वेसल से। ये ब्लड वेसल से प्लाज्मा ही लीक करेगा। वैसे जो दूसरा जो होता है उसमें एक्सुडेटिव इन्फ्लामेटरी कंडीशन, इन्फ्लामेटरी कंडीशन में कुछ भी हो सकता है, चाहे हमारा टीबी, निमोनिया या क्या कहते हैं कैंसर वगैरह कुछ भी हो, या फिर मैंने बताया था ऑटोइम्यून में ड्रेसलर सिंड्रोम बताया था पोस्ट एमआई वाला, उसमें किसी में भी कंडीशन हो वो हमको क्या देखने को मिलेगा, उसमें एक्सुडेटिव फ्लूइड का एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा। ये समझिए। तो इस प्रकार होता है ये चीज़ है। तब लैट्स क्राइटेरिया क्या होता है, तो लैट्स क्राइटेरिया ये होता है कि इस तरीके से तो पल्मोनरी प्रोटीन जो होता है वो सीरम प्रोटीन के आधे से ज़्यादा हो जाए। मतलब जो मैंने बताया था पल्मोनरी लेवल पर जो फ्लूइड का जो प्रोटीन होता है वो सीरम प्रोटीन के आधे से भी कम होता है। अब मान लीजिए आधे से भी ज़्यादा हो गया, इसका मतलब कि वो पल्मोनरी प्रोटीन ज़्यादा हुआ है। और एक्सुडेटिव फ्लूइड में आपको पता है प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, ग्लूकोज की मात्रा कम होती है। सेल खुद का मास प्रोटीन बनाता है, तो सेल कंजप्शन करेगी ग्लूकोज, तो टोटल लेवल ग्लूकोज कम हो जाएगी। तो इसलिए इसको ग्लूकोज वाला क्राइटेरिया रखा नहीं आता है। इसमें मतलब क्राइटेरिया तो एलडीएच का रखा जाता है कि एलडीएच 0.6% ज़्यादा हो, या फिर इस तरीके से जो उसकी नॉर्मल लेवल जो होता है उससे कम से कम 2 या 3 गुना ज़्यादा हो गया हो ये। तो ये चीज़ होती है। तो उस प्रकार हमको कि ये पता कर सकते हैं हमारे ड्रेन को 0.5 0.6 या फिर अपर थ्रूट, या फिर क्या कहते हैं पल्मोनरी अपर क्या कहते हैं
2/3 से ज़्यादा हो गया हो, तब हम उसको कंसीडर कर लेते हैं। मतलब एक ही ना एक फाइंडिंग मिल जाएगी तो उसको हमको लैट्स क्राइटेरिया में कंसीडर कर लेंगे। हाँ, मतलब ध्यान है अपर लिमिट 2/3 और अपर लिमिट ऑफ कैसे इधर नॉर्मल सिनम LDH, मतलब ये चीज़ फाइंडिंग है। मतलब कैलकुलेशन करने पे 0.67 बढ़ जाएगा, मतलब ये। अब हम बात करते हैं इस तरीके से और क्या फाइंडिंग देखने को मिल जाती है। एडिशनल फाइंडिंग में होता है ग्लूकोज जो होता है इस तरीके से वो कम देखने को मिलेगा ये सीरम की तुलना में। वो इस तरीके से जो सेल वगैरह ज़्यादा है वो कंजप्शन कर लेंगी ये। फिर हम बात करते हैं इस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है हमारा एम्पाइमा। एम्पाइमा में क्या चीज़ देखने को मिलती है? एम्पाइमा में जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है आपको एक तरीके से। तो हमारा क्या है कि इस तरीके से एसिडिक pH मिलेगा उसमें, जिससे बड़ी बात है। और उसमें क्या होता है, इतनी पस कलेक्ट होती है इस तरीके से, पस कलेक्ट होती है पूरा में, जैसे उसमें मतलब इस तरीके से तो प्योरली एसिडेटिव कंडीशन होगी और उसमें पस वगैरह बहुत ज़्यादा कलेक्ट देखने को मिलेगी। तो इसके कारण क्या होगा, pH बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। ये चीज़ इसको हम क्या कहते हैं इस तरीके से एम्पाइमा में कंसीडर करते हैं। तो ये पता होगा एम्पाइमा में। इसमें हम कुछ और टेस्टिंग कर देते हैं इस तरीके से। हमारा एलिवेटेड BNP लेवल, जैसे कि इस तरीके से BNP लेवल तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर वाला केस हो जाता है। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं एम्पाइमा का, तो उसमें क्या कि एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, उसको इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से एंटीबायोटिक इंसर्ट तो करते ही हैं। उसके संग जो न्यूमोकोकस जरूर ध्यान रखना, न्यूमोकोकस से ग्लाम सेल कल्चर में पॉजिटिव मिलेगा तभी हम उसको एम्पाइमा में कंसीडर करेंगे। मतलब होना वो TB भी हो सकता है, लेकिन एक तरीके से मेन जो कॉज रहता है वो इस तरीके से एम्पाइमा रहता है हमारा। तो इस तरीके से चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करते हैं, और उसके अलावा क्या कहते हैं हमारा प्लाज्मिनोजन इनिबिटर है वो इंसर्ट करते हैं, ताकि किस तरीके से वो क्या कि तरीके से थ्रोम्बोसिस वगैरह नहीं बना सके अपना ये। फिर हम आते हैं इस तरीके से मैलिग्नेंट प्लूरल रिफ्यूजन। तो मैलिग्नेंट प्लूरल रिफ्यूजन में क्या होता है ये पता होना चाहिए बस। इसमें आपको आपका एडिनोकार्सिनोमा मिल सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि स्प्रेड करता है कार्सिनोमा की तरह, ये चीज़ नहीं है। इसमें ये चीज़ होता है कि इस तरीके से बहुत ज़्यादा प्लूरल रिफ्यूजन हो गया, तो इस तरीके से मेनिस्कस साइन तो ना ब्लंट से बताया था नीचे नीचे वो पूरी यहाँ तक पहुँच गई। इस तरीके से यहाँ पे मेनिस्कस साइन मिल रहा है। ऐसे हमारा कारण तो सब जगह मिलेगा, वो इस तरीके से यहाँ तक पूरे एकदम बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो गया ट्रैकिया का। तो ये चीज़ है, तो उसमें क्या कहते हैं मैलिग्नेंट प्लूरल रिफ्यूजन होता है। इसमें एक तरीके से क्या ट्रीटमेंट कर देंगे, हमको थोरेकोटोमी करना पड़ेगा इस तरीके से इसके ट्रीटमेंट के लिए। ये चीज़ एक जो होता है हमको मेसोथेलियोमा पता होना चाहिए। ये तो प्लूरल फड़ा फॉर्मेशन है इस तरीके से, ये चीज़ें सुनाया जाता है। मैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो काइलोथोरेक्स है, वही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वो काइलोथोरेक्स किसके दौरान आता है, वो लिम्फेटिक लीक हो जाता है प्लूरल में फ्लूइड एक्यूमुलेशन, तो लिम्फेटिक लीक के कारण फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो सकता है। उसमें बस ये फाइंडिंग याद रखनी है आपको, बस लिख के रख लेना कहीं ना कहीं कि ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है वो 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा मिलता है। ये ठीक है। तो अब हम इस प्रकार हमारा क्या हुआ एक तरीके से हमारा जो है वो प्लूरल रिफ्यूजन वाला टॉपिक है वो ख़त्म हो गया। ठीक है। तो अब हम आते हैं एक तरीके से अगले टॉपिक के। हाँ, ये जो एक्सरे फाइंडिंग थी मैंने सोचा था उसमें क्या थी, हीमोथोरेक्स कहा जाता है। तो हीमोथोरेक्स में आधा सा मिलता है इस तरीके से। हीमोथोरेक्स जो होता है हाइड्रोहीमोथोरेक्स, ठीक है। तो वो हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है न्यूमोथोरेक्स का। तो न्यूमोथोरेक्स में क्या चीज़ देखने को मिलती है ये पता होना चाहिए। तो न्यूमोथोरेक्स में एयर का एक्यूमुलेशन मिलता है, उसमें एक तरीके फ्लूइड का एक्यूमुलेशन मिलता है, उसमें एयर का एक्यूमुलेशन कुछ अंदर नहीं है इसमें, ये चीज़ सेम ही लगा होती है। तो इसमें अब जैसे उसमें सबसे पहले हमने किसकी फाइंडिंग की बात करी थी, एक्सरे फाइंडिंग। तो इसमें एक्सरे फाइंडिंग की बात करते हैं। तो इसमें जो एक्सरे फाइंडिंग जो मिलती है हमको वो होता है हाइपर ट्रांसल्यूसेंसी। अरे जैसे मैंने बताया था उसमें जब भी इस तरीके से हम एक्सपायर करते तो ब्रोंकोवेस्कुलर मार्कर अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, क्योंकि इस तरीके से उसमें जो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो जाता है थोड़ा सा, तो इतना जो हमें उतना ब्लैक नहीं लगता। लेकिन क्या कि एक्सपायरेशन करने के बाद क्या कि सारी चीज़ें हमको सफ़ेद देखने लग जाती है। लेकिन उस समय भी आपको कुछ चीज़ें ब्लैक दिख रही हो तब हम उसको एक तरीके से पैथोलॉजिकल कंडीशन कंसिडर करते हैं। ये मैंने उस समय बताया था नहीं बताया था, मैं ध्यान नहीं है उस समय उसका। तो उस समय चेस्ट एक्सरे का ये चीज़ थी। तो उसमें क्या होता है वो हाइपर लूसेंसी होती है, जैसे बहुत ज़्यादा काला मिल रहा है, जैसे डार्क मिल रहा है, कुछ एरिया होगा पर्टिकुलर एरिया तो बहुत ज़्यादा डार्क मिल रहा है। मतलब आप अंतर करके देख लेना, मतलब ज़्यादातर क्योंकि तरीके से आप इंस्पायर होता है अब होने को इंस्पायरी रेट भी एक्सरे हो मनी तरह से हाइपर लूसेंसी दिखाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या एक तरीके से तुलना करके देख लेना,
यदि बायलेटरल हो तो भी कह सकता है, लेकिन ज़्यादातर आपको तुलना करना पता लग जाएगा यूनिलेटरल रहता है। तो उसमें क्या है कि आपको एक जगह तो मतलब वो वैसा ही चीज़ होती है कि थोड़ा सा कंपेरेटिवली क्या है ज़्यादा वाइट दिख रहा हो, रिप वगैरह सही से दिख रही होंगी, तो उसका एक तरीका क्या है, वो बिल्कुल ही ब्लैक दिख रहा हो, अच्छा खासा ब्लैक दिख रहा हो ये। तो वो क्या है किसका कंसीडर कर लेता है हम एक तरीके से, उसे कंसीडर करते हैं हम एक तरीके से प्लूरल न्यूमोथेरेस में ये। अब ये एक तरीके कंक्लूसिव तो नहीं है एक तरीके से, एक्सपायरेटरी एक्सपायरी हो रहा तभी फायदा, इसलिए हम एक तरीके से यूएसजी करते हैं। तो यूएसजी में हमको क्या देखना मिलता है, बार कोड साइन देखना मिलता है एक तरीके से, एकदम बार कोड की तरह होता है ना, जैसे क्या है बार कोड खाने का ना, बार कोड होगा कहीं ना कहीं, तो बार कोड की तरह देखने मिलता है इस तरीके से। ये बार कोड है इसका पेन का, इस तरीके से इस पर क्या आपको फाइंडिंग ऐसी ऐसी फाइंडिंग मिलेगी एकदम। ये ऐसा जो होता है ना, आपको रे भेजेंगे तो इस तरीके से आपको अंतर नहीं दिखेगा। जैसे मान के चले कुछ ना कुछ जगह होती है जिसमें एक तरीके से एयर भरी नहीं होती, तो इस तरीके से उसमें कुछ ना कुछ अंतर देखने को मिलता है कुछ, लेकिन इसमें क्या एक तरीके से लगातार से में है। क्योंकि जो यूएसजी क्या पहचानता है, कोई यूएसजी ये पहचानता है कि फ्लूइड कहाँ पे है, वो कहाँ पे है, तरीके से जो आगे चल के छाया नहीं पहुँच रही। अब इसमें जैसे हमने लंग से डाला तो लंग पर भी एयर ही भरी हुई है, तो इतनी जो पतली छिल्ली है उसको तो पहचान नहीं सकता यूएसजी, और उसके आगे भी एयर भरी हुई है, तो इसके लिए लंग्स और ये आएगा ऐसा एकदम सेम ही हो गया। लेकिन वैसे केस में ये सेम नहीं रहता है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ इस प्रकार। ये तो ये बार कोड साइन है, तो ये यूएसजी की फाइंडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग, ये पता होना चाहिए। यूएसजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, खासकर यदि आप न्यूमोथेरेस है वो डायग्नोसिस कर रहे हैं ये, ठीक है। यूएसजी है ना, सी टी स्कैन में आप चेस्ट HRCT में अंतर हो जाता है, HRCT की फाइंडिंग लग रहती है। और जो चीज़ होती है आपको और पता होना चाहिए, HRCT में क्या मिलेगा, HRCT में आपको एयर देखने को मिलेगी इस तरीके से। उसमें एयर जो है लंग्स के बिल्कुल ऊपर से नहीं करते, तो इस तरीके आगे से आपको लंग्स और एयर की जो थोरेस है उसके बीच में आपको गैप मिलेगा, जिसमें आपको एयर एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा। तो ये HRCT की फाइंडिंग आपको देखने को मिल सकती है। एक हम लाइट्स क्राइटेरिया की बात कर रहे थे, उसका दूसरा चीज़ होती है लाइट्स इंडेक्स, याद नहीं रखना है, लेकिन ये चीज़ रखना, ये न्यूमोथेरेस में मिलता है। किसके लिए याद करते हैं, इस तरीके से परसेंटेज और लंग कितना इन्वॉल्व होता है, भाई कोई पूछता नहीं, बस ये कि लाइट्स क्राइटेरिया लाइट्स इंडेक्स में अंतर क्या है, ये मैंने बस ऐसे ही एक्स्ट्रा पॉइंट बोल दिया, बाकी हमको ये याद नहीं रखना, क्योंकि इस तरीके से इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़ जानना। अब मान के चलो एयर मान के चलो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गई, तो क्या होगा, इस तरीके से जो हमारे पास हार्ट का कंप्रेशन आ गया बहुत ज़्यादा, ये ना, तो हार्ट के कंप्रेशन के कारण जो हमने कार्डियक टेम्पोनेट में बात करी थी, जब हार्ट कंप्रेशन हो जाता है तो वो क्या एक तरीके से ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, तो हाइपोटेंशन देखने को मिलेगी सिम्टम में, क्लिनिकल से पीछे की बात कर रहे हैं, तो हाइपोटेंशन में तो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक देखने को मिलता है इसमें। और क्या देखने को मिलता है, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के अलावा वो जो देखने को मिलता है इस तरीके से उसमें पंप कर रहा है, पंप में तो आगे से ज़्यादा पीछे जा रहा है ब्लड, तो जैसे नेक वेन्स पे वो डिस्टेंडेड पेन देखने को मिल जाती है। और एक तरीके से मैंने बताया था क्या, पल्सस का पैराडॉक्सस देखने को मिल सकता है। तो पल्सस ये तीन चार जो फाइंडिंग के तरीके मपल्स हार्ट साउंड को हटा दीजिए, बाकी ये दोनों तीनों जो फाइंडिंग जो होती है रेप का बैक साइड आपने याद हो कार्डियक टेम्पोनेट का, यदि आप याद है तो मैं गिफ्ट करने दूँगा। तो ये चीज़ें बैक साइड पता होना चाहिए, तो उसमें क्या था मफल हार्ट साउंड थी, और क्या कहते हैं हमारी एक तरीके से डिस्टेंडेड नेक वेन हुआ, और उसके अलावा क्या जो होती है तीसरी फाइंडिंग रहती है हमारी हाइपरटेंशन, ये चीज़ देखने को मिलती है। तो उसमें हाइपरटेंशन और क्या कहते हैं एक तरीके से नेक वेन डिस्टेंशन इसमें भी देखने को मिल जाता है, बस ब्रीथ साउंड में अंतर आ जाता है, इसलिए ब्रीथ साउंड नहीं देखने को मिलती है एक तरीके से। यहाँ पे अफेक्टेड साउंड होगा उसमें हमको देखने को मिलती है मफल हार्ट साउंड देखने को मिलेगी, मतलब हार्ट वाली की टोटल अलग आ जाती है, पेरिकार्डियम आ जाता है, वो ये चीज़ है। तो ये चीज़ें उसमें क्या होता है, ये चीज़ नेक्स्ट नेक वेन डिस्टेंशन देखने को मिलता है, वो ये चीज़ पल्सेस कार्डियक एपिडियम आपको देखने को मिलती है। जो ब्रीथ साउंड जो उसमें बता रहे थे, नॉर्मल जो ब्रोंकल ब्रीथ साउंड होता है मैं वो मिल जाती है, और जो नॉर्मल जैसे वेसिकुलर ब्रीथ साउंड होती है वो गिरती हुई देखने को मिलती है, वो इसमें भी देरती हुई देखने को मिल रही है। कह रही एक बात कंडीशन जिसके लिए वह ब्रीथ साउंड आपको बहुत अच्छी तरह से सुनाई देगी, वो अगेन न्यूमोनिया है, इसलिए ये चीज़ है। तो इसलिए न्यूमोनिया को जोड़ना इस लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट था। अब न्यूमोनिया की बातचीत करी जा रही है ऑटोपी में, ऑटोपी की बातचीत कर रहे हैं, न्यूमोनिया की वजह से बातचीत ज़्यादा आ रही है। हाँ, एक जो मैं और चीज़ बताना चाह रहा हूँ थोड़ी बहुत, क्या कहते हैं और क्या बताना रहेंगे तो, हाँ नोट वगैरह के बारे में, एग्जामिनेशन तो बारे में बताए थे। एग्जामिनेशन जो होती है उसमें क्या कैसी नोट देखने को मिलती है हमको, परकशन में हाइपर लूसेंट नोट देखने को मिल जाती है, हाइपर बड़े की तरीके से हाइपर रेजोनेंट, क्योंकि एक तरीके से वो एयर के टाइम पे हाइपर रेजोनेंट नोट देखने मिलती है। और ये परकशन जब मैं करके उनको बताऊँगा वो तभी समझ में आएगा, वैसा नहीं समझ में आएगा ये। तो अब परकशन पे आपको हाइपर रेजोनेंट नोट पे इतना जानकारी हुई है, हाइपर रेजोनेंट क्या होता है, तो ये टेम्पेरेंट नोट कैसी होती है, डल नोट कैसी होती है, ये तीन प्रकार की नोट देखने को मिलती है।
अब उसके अलावा क्या देखने को मिल रहा है, एक और जो फाइंडिंग जो मिल रही है वो ब्रोकर फ्रेम टेस्ट की बताई थी मैंने, इसमें भी डिक्रीज हो जाता है, ज़्यादा कहाँ होता नहीं। हाँ, तो अब हम आते हैं एक तरीके से इसके ट्रीटमेंट टेस्ट पे, क्योंकि दो बेहतरीन मैंने मतलब टेस्टिंग की फाइंडिंग, फिर क्लिनिकल फीचर, एग्जामिनेशन फाइंडिंग, ट्रीटमेंट। ये कोई भी डिजीज होती है वो मतलब 4 या 5 टॉपिकों में पॉइंटों में कवर करके चलिए। इसको क्लासिफिकेशन दे रखो तो उसको अलग से मेंशन करना, बाकी कि कोई भी डिजीज के केस में आपको मिनिमम ये चीज़ तो पता होनी चाहिए, क्योंकि ये कभी कोई भी क्वेश्चन है वो एक तरीके से आपके वो वास्ते क्लिनिकल केस के रूप में, जैसे प्लूरल रिफ्यूजन काफ़ी कॉमन मैंने देखा उसमें क्लिनिकल केस में इसमें सारी बहुत आप खाली बात आदमी लास्ट क्राइटेरिया ऐसा चला जाता है क्वेश्चन के नाम पे, हकीकत में तो इतना बड़ा क्वेश्चन आता है, तो इस प्रकार आपको कई बार हिंट मिलती है आपको कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं आप प्रॉपर खुद लिख के आते हैं। तो अब इसमें जो हम करते हैं इस तरीके से वो नीले थोरैकोस्टोमी करते हैं, नीडल इंसर्ट करते हैं, खाने इंसर्ट करते हैं, इसमें भी ये पता होना चाहिए। इसमें जो नीडल इंसर्ट करते हैं वो इस तरीके से हम फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में इंसर्ट करते हैं, इसमें कोई नीचे डिसेंडिफिकेशन को ओनली फिफ्थ इंटरकोस्टल में करते हैं यदि एडल्ट हो, और यदि चाइल्ड है तो हम सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में करते हैं ये। और किसने गेज की करते हैं तो ये इसमें बताते हैं, इसमें गेज याद रखना जरूरी है, तो 14 गेज की हम नीडल इंसर्ट करते हैं, और इसमें जो ट्यूब होती है उसका भी पता होना चाहिए, तो इसमें एक ट्यूब जोड़ते हैं जो कि हमारे कहाँ से निकलते हैं इस तरीके से, क्योंकि अंदर तो नीडल तो अंदर इंसर्ट करते हैं, ट्यूब से बाहर निकले, इस तरीके से ट्रायंगल सेफ्टी जरूर याद है, ट्रायंगल सेफ्टी में जरूर हम इंसर्ट करते हैं, यदि हमें मिल रहा है मौका तो ट्रायंगल सेफ्टी में इंसर्ट करते हैं। ट्रायंगल सेफ्टी 15 इंटरकोस्टल स्पेस पे आती थी, ट्रायंगल सेफ्टी की बाउंड्री याद रखना कैसे क्या नहीं। तो आगे साइड पेट्रोल मेजर थी, पीछे की साइड कहते हैं लेटिव बनते थे, नीचे की साइड फिफ्थ, ये क्या कहते हैं फिफ्थ जो हुए रिम थे। और जो उसमें याद पता करने है उसमें क्या है, कलेक्टर चैम्बर होते हैं, इसमें इस तरीके से कौन से हुए इस तरीके से हमारा अंडर वाटर ड्रेनेज सीरीज में, तरीके से ड्राई अंडर वाटर ड्रेनेज हुआ, वेट अंडर ड्रेनेज। अब वो कैसे देखते क्या नहीं है मैं दिखा सकता नहीं, याद रखने के नाम पर नाम याद रखने जरूरी है, ऐसे कुछ खास याद रखना चाहिए। लेकिन जो हमने बताया थोरेकोसिंथेसिस, इसमें नीडल थोरेकोस्टोमी थी, ये पता होना चाहिए किस प्रकार क्या है क्या नहीं। अब आते हैं इसके टाइप पे, क्योंकि जो कुछ ना कुछ तो इस तरीके से एक्स्ट्रा एक्सपर्ट आएगा हर जगह, जिसमें एम्पाइमा काइलोथोरिस थोड़ा सा एक्स्ट्रा पड़ा तो इसमें भी थोड़ा बहुत एक जो टॉपिक एक्स्ट्रा आती है। तो हमारा जो पहला जो टॉपिक आता है वो तरीके से टाइप आता है प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। प्राइमरी स्पॉन्टेनियस का मतलब इसके तरीके से अलग से कोई इन्फेक्शन वगैरह जिम्मेदार नहीं होगा, ये मतलब अपने आप में ही डेवलप हो जाता है, जिसके कारण क्या कारण होता है इसमें एपाइका ब्लैक के कारण रक्तचक्र के कारण होता है। आप ब्लैक आप कहेंगे सीओपीडी का केस हो गया, तो सीओपीडी का केस हम तब कहेंगे जब वो प्रॉपर डायग्नोसिस होगा, जो क्या 0.7 की लिमिट को पूरा करेगा, तभी हम उसको सीओपीडी में डायग्नोसिस करेंगे। हो सकता है कि ये भी टोबैको स्मोकिंग करता है, जो करता है ये जनरली आदमी टोबैको स्मोकिंग वाला केस में था, और लगता है फाइंड कि सीओपीडी होगी, लेकिन नहीं है, क्योंकि सीओपीडी के लिए बस खाली टोबैको स्मोकर होना आदमी का ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी ये है कि इस तरीके से जो स्पून क्या कहते हैं तरीके से स्पायरोमेट्री, हाँ ये सब भूल गया, स्पायरोमेट्री फाइंडिंग थी उस पर तरीके 0.7 से कम देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि होने को तो वो 0.7 से ज़्यादा तो रहता है, तो उस तरीके से उस पर बराबर 0.7 पाया, तो उसमें भी एक तरीके से कुछ ना कुछ पैथोलॉजी रही होगी, धीरे धीरे करके आ गया, लेकिन हम उसको सीओपीडी कंसीडर नहीं करते। तो ब्लैक हो तब वो शुरुआत से बनने स्टार्ट हो जाता है, ब्लैक बनना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है एम्पाइसीमा में, ये चीज़ें तो एक तरीके से शुरुआत में नॉर्मल स्मोकर आदमी जिसको एम्पाइसीमा डायग्नोसिस नहीं हुआ है उसमें भी आपको ब्लैक देखने को मिल सकते हैं, लेकिन हम उसको एम्पाइसीमा में डायग्नोसिस नहीं करते। उसके रप्चर के कारण जो होता है सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन सीओपीडी का होता है, सही उसमें जो उसके ब्लैक के रप्चर के कारण हमको देखने को मिल जाता है ये, क्योंकि उसमें एयर भरी रहती है, एयर एक तरीके से रिलीज होती है, उसके कारण हमको ये चीज़ देखने को मिलता है। तो इसके कारण क्या है प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। ये फिर हम आते हैं तरीके से सेकेंडरी न्यूमोथोरेक्स पे। सेकेंडरी न्यूमोथोरेक्स में मैंने बताया सीओपीडी मोस्ट कॉमन कॉज रहता है, इस तरीके से रप्चर होंगे बाल वगैरह, उसके ये बाकी इन्फेक्शन वगैरह कोविड-19 हुआ, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हुआ, इसमें आपको ये चीज़ है वो देखने को मिल जाती है। इसमें क्या होता है मैनेजमेंट के नाम पे ट्यूब थोरेकोस्टोमी यूज़ करते हैं। इसमें 3 चीज़ मैं बता लेता हूँ इस तरीके से, जो अलग ट्रोमेटिक आ जाती है। ट्रोमेटिक में क्या होता है कि पेनिट्रेटिव ट्रॉमा हुआ, तो पेनिट्रेटिव ट्रॉमा के कारण क्या कि अंदर का प्लूरल फूड के अंदर का प्रेशर तो बहुत ही कम है। इंट्राथोरेसिक प्रेशर के बारे में बताई थी मैंने, कुछ ज़्यादा कुछ खास अंतर नहीं है, 2 या 3 mm जीता है उसका इंट्राथोरेसिक प्रेशर के बारे में, कर्व वगैरह याद होता है फिजियोलॉजिकल। अब तो मुझे ये ढंग से याद नहीं है, तो आपको पता याद होगा। तो ये चीज़ें तो उसका उसमें फ्लूइड जो प्रेशर जो होता है तरीके से इंट्राथोरेक्स में वो काफ़ी कम रहता है बाहर की तुलना में। फिर मैं बताता हूँ बाहर से एयर अंदर घुसेगी तरीके से,
अपने को मैं वो अलग चीज़ के लिए बताया था कि वो प्रेशर कम कर दे, एयर अंदर घुसेगी, लेकिन अब वो इन द थोड़े से लेवल पे तो प्रेशर काफ़ी कम रहता है, एयर बाहर से अंदर घुसती है तेज़ी से, मतलब इस तरीके से मैं अंदर से एयर क्रिएट नहीं हुई, बाहर से अंदर घुसी एयर। तो इसमें काफ़ी बार हो सकता है कि छोटी कंडीशन देखने को मिले, काफ़ी बार होता है बड़े लेवल पे इस तरीके से सीवीटी देखने को मिले। मान के चलो छोटी लेवल पे क्या होगा, इस तरीके से सप्लीमेंट ऑक्सीजन से हम क्या उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ खास हमको देने की जरूरत नहीं है। दूसरे में क्या हो सकता है, इस तरीके से हम उसमें क्या नीडल एस्पिरेशन करना पड़ेगा एक तरीके से, यदि लार्ज यदि कंडीशन हो रखी हो, जिसे हम क्या कहते हैं नीडल एस्पिरेशन को नीडल थोरेकोटॉमी, थोरेकोस्टॉमी। तो ये तो थोरेकोटॉमी और थोरेकोस्टॉमी में अंतर होता है, ये चीज़ याद रखना। थोरेकोटॉमी थोरेकोस्टॉमी, तो नीडल एस्पिरेशन भी कह देते हैं उसको, नीडल एस्पिरेशन यदि लार्ज हो तो उसमें वो करते हैं जो हमने उसमें करा था, और उसमें ये कर देते हैं। मान के चले क्या हो जाती है, साइनोसिस देखने को मिल रहा हो तो हम क्या करते हैं, देखते ट्यूब थोरेकोस्टॉमी पढ़ते हैं जो हमने उसमें करा था सेकेंडरी वाले कोर्स में। और उसके अलावा जो लास्ट में जो कंडीशन आती है वो करती है इस तरीके से थोरेकोटॉमी। थोरेकोटॉमी का जो मेन इंडिकेशन पड़ता है इस तरीके से वो हीमोथेरेस में पड़ता है, इस तरीके से लार्ज लेवल में हीमोथेरेस है वो डेवलप हो जाए उसके लिए पढ़ते हैं, जो हमने किसी प्लूरल रिफ्यूजन में देखा होता है, एक कंडीशन में एक आध दो कंडीशन में मलेरिया प्लूरल रिफ्यूजन में देखा था हमें थोरेकोटॉमी करते हुए, तो उसमें भी यहाँ पे करता है क्योंकि तरीके से इसमें फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया था बहुत ज़्यादा, और उसके बाद क्या अचानक मान के चले जैसे मैंने बताया डिकम्प्रेशन करे इस तरीके से, तो उसमें एयर वगैरह बहुत ज़्यादा आ गई, तो एयर भी तो आ सकती है ना बाहर से, तो मान के चले आपने इंसर्ट करने पर ये चीज़ थे इस तरीके से, तो एयर का कार्य तो बहुत ज़्यादा जगह होगी ना इस तरीके से जाने के लिए। एस्पिरेशन वगैरह वाली जैसे मान जरूरी नहीं है खाली ट्रोमा भी हो, आप अपनी तरफ से एस्पिरेशन कर रहे हैं तो आपने मतलब मान के चलिए क्षेत्र था वो हकीकत में आपसे मरम पट्टी हमने सही ढंग से करी नहीं, इस तरीके से वो ये भी तो सकता है ना, इस तरीके से बाहर से एयर तेज़ी से अंदर चली जाए। तो ये एक फाइंडिंग आपको देखने को मिल सकती है ना, तो इस प्रकार आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं हम थोरेकोटॉमी करते हैं। ये लास्ट जो कंडीशन टाइप जो आता है वो आता है टेंशन न्यूमोथोरिया, तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें लार्ज लेवल पे एक तरीके से एक्यूमुलेशन हुआ है एकदम एंट्री का, जिसके कारण क्या हुआ हमारे जो एयर लार्ज लेवल एक्यूमुलेशन हुआ है, जिसके कारण क्या हुआ हमारा कॉन्ट्रालेटर शिफ्ट देखने को मिल गया। तो ये चीज़ जो अंतर जो रहता है नॉर्मल सिंपल न्यूमोथोरियस और इसमें टेंशन न्यूमोथोरियस में, इस तरीके से उसमें बहुत ज़्यादा लार्ज लेवल पे आपको एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है, क्योंकि हकीकत में हवा में इतनी पावर तो होती नहीं है ना कि वो एक इधर शिफ्ट करा दे, पानी में पावर होती है इतनी अच्छी खासी, या फाइब्रोसिस होता है उसमें इतनी एथलेटिक्स में तो कर अपनी तरफ ही हिस्सा इत्यादि, लेकिन इस तरीके से उसमें पानी में तो पावर होती है, इसमें तो उतनी पावर नहीं होती ना, हवा में अब हवा इतनी ज़्यादा होगी कि उसमें इतनी पावर आ गई कि उसमें खिसका दी, तो फिर तो बहुत ही सीवियर कंडीशन आ गई ना। तो ये चीज़ें इसमें क्या हम क्या करते हैं इस तरीके से, तो उसी बड़ी नीडल को इंसर्ट करते हैं, बाकी चीज़ हम करते हैं तो इसमें वाइड बोर्ड नीडल थोरेकोटॉमी करते हैं। ये लास्ट कंडीशन जो मैं बता रहा हूँ वो होते हैं हमारे न्यूमोमीडियास्टिनम, जो कि इससे कोई रिलेशन नहीं है उसका, उसके अलावा उसका जो रिलेशन जो होता है मेन रूप से इस तरीके से परफोरेशन हो गया इसोफेगस में, जिसके कारण इस तरीके से मीडियास्टिनम में एक तरीके से एयर का एक्यूमुलेशन हो गया, क्योंकि भीतरी तो इसोफेगस में तो हवा रहती है ना, क्योंकि सांस लेना तो थोड़ी बहुत हवा इसोफेगस में तो जा ही रही है। हाँ खाना ट्रेकिया में नहीं जा रहा, लेकिन हवा तो इसोफेगस में जा ही रही है ना। तो उसमें क्या होता है इस तरीके से क्या आपको बहुत ज़्यादा एयर एक्यूमुलेशन मिलेगी, वो मीडियास्टिनम मिलेगा। मीडियास्टिनम में क्या रहता है हमारा हार्ट रहता है इस तरीके से मीडियास्टिनम में, तो मान के चले अब हार्ट के नीचे क्या है कि बहुत सारी एयर एक्यूमुलेट हो गई, तो अब मान के चले इसके कारण क्या मिला हार्ट थोड़ा ऊपर खिसका हुआ मिलेगा, और कंटिन्यूस डायफ्राम आपको देखने को मिलेगा, जिसमें एक तरीके से हार्ट के नीचे आपको क्या मिलेगी एयर देखने को मिलेगी। तो मोस्ट कॉमन कॉज जो इसका जो गिना जाता है वो कहा जाता है बोरे होवे सिंड्रोम, बोर होवे सिंड्रोम। ये इसमें क्या देखने को मिलता है आपको, वो ये चीज़ ध्यान करना चाहिए, हेमन क्रंच साइन। हेमन क्रंच साइन क्या होता है, साउंड ऐसे प्रकार मिलती है तरीके से आदमी स्नो पे चल रहा है तो वो वैसे इस प्रकार की साउंड देखने को मिलती है, जिसको क्या कहते हैं हेमन क्रंच साइन कहते हैं। ये ठीक है, तो अब हम आते हैं इस तरीके से हमारे मेन हीरो वाले टॉपिक पे जिसकी चर्चा कर रहे थे हम इससे, तो वो है हमारा निमोनिया। निमोनिया में क्या क्या चीज़ पढ़नी है आपको ये पता होना चाहिए। निमोनिया में जो मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या कौन कौन सा निमोनिया क्या क्या करता है, ये चीज़ हम तभी करेंगे। और जो इसकी एक्सरे वाली फाइंडिंग होती है काफ़ी सारे साइन पढ़ते हैं, वो भी है जब हम रेडियोलॉजी पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत रेडियोलॉजी भी बताऊँगा जब हम उसको पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मैं उसको जाऊँगा तो फिर हमारा एग्जामिनेशन वाला पॉइंट हुआ है उसके हिसाब से चीज़ें खराब हो जाएंगी। क्लिनिकल फीचर्स में फीवर कफ वगैरह सारी चीज़ देखने को मिलती है, हिमेप्टाइसिस देखने को मिल सकता है, हेडेक वगैरह सब चीज़ देखने को मिल सकती है इसमें, चेस्ट पेन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सारी चीज़। इसमें जो मेन जो फाइंडिंग में पर्सनली मानता हूँ वो तरीके से रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज़्यादा हो जाती है
पर्सनली पर्सनली मतलब क्या पर्सनली तो कहीं होता है ये जो रेस्पिरेटरी रेट इससे फाइंडिंग का लगाना, क्योंकि इसमें उसके कॉम्प्लिकेशन के रूप में चीज़ें मिल जाती है। स्टेनोक्लीडोमिस्टेट हुआ या स्क्लेंडिका एंटीरियर मीडियम मसल हुआ, ये ओवर वर्कआउट हुआ इतना ज़्यादा तेजी से आदमी रेस्पिरेशन और इतना ज़्यादा होता है कि इस तरीके से सब कोस्टल डिस्ट्रेक्शन से मिल जाता है। तो ये इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट के कारण आपको सुनना देखने मिल जाते हैं। ताकि मैं आपको रेस्पिरेटरी रेट का बढ़ना ही सिम्टम था, जैसे रेस्पिरेटरी बढ़ने के कारण सिम्टम मिले। तो रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होने जो कि होने को सब जगह में ज़्यादा हो रही, छोड़ने तो बढ़ने तो आदमी रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा बढ़ाएगा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से मिल रही है। तो ये इसमें का जो फाइंडिंग रही सारी चीज़ें इंक्रीज हो रही थी, तो टेक्टाइल फेमेटस इंक्रीज हो रहा था। और ब्रेथ साउंड के नाम पे क्या होगा, ब्रोंकल ब्रेथ साउंड मिलते हैं अच्छी खासी लेवल पे, जिसमें क्या होता है ब्रोंकल ब्रेथ साउंड के बारे में बताऊँ तो उसमें क्या है कि नॉर्मल जो वेसिकुलर साउंड होती है उसमें क्या इंस्पिरेशन करता है और एक्सपिरेशन करता है, उसमें कोई ऐसा गैप देखने को नहीं मिलता उसके बीच में। लेकिन इसमें क्या होगा, गैप देखने को मिलेगा। ईगोफोनी की बात करते हैं, वो चीज़ है वो भी बहुत एक प्रोमिनेंट चीज़ है। ई बोलेंगे वो ए सुनाई देगा। एक जो आपको याद रहे क्रैकल्स याद रखने, वो चीज़ आपको देखने मिलती है। और एक तरीके क्या याद करना को विस्पर विस्परिंग पेक्टोरियलिस या फिर ब्रोंकोपोनी एक तरीके याद रखना। इसमें एक तरीके से स्मॉल टॉकिंग साउंड जो होती है बहुत ज़्यादा क्लियर सुनाई देती है, क्योंकि मेन जो हमारा जो पूरा जो एक तरीके बोन वगैरह का सिस्टम ही आ गया लंग्स में, एक तरीके से पूरे लंग्स वगैरह एक तरीके से सॉलिडिफाई हो गए। एक तरीके से पूरी जो आवाज़ होती है यहाँ से सुनना हो तो पूरे एकदम सुनाई देगी, बोलने को यहाँ तो पूरी एकदम करेक्ट सुनाई देगी। वो एक तरीके से लंग बोन के रूप में आ गया पूरा सिस्टम एक तरीके से। ये डल नोट कैसे मिलेगा, वो डल नोट देखना पड़ेगा, मतलब स्टोन वगैरह आ गया एक तरीके से वहाँ पर। फिर हम आते हैं इस तरीके से क्या चीज़ आपको याद रखनी है इस तरीके से में, वो जो याद रखनी थी क्रब 65 स्कोरिंग सिस्टम याद रखना है। इस तरीके से ये पता लगाता है कि आदमी कितना सीवियर है और कितना आपको कहाँ ले जाएगा, उसका ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, तो इसमें यह जो आता है उसको कन्फ्यूजन डेवलप हो रखा हो। एक तो ये चीज़, एक होता है ब्लड यूरिन नाइट्रोजन, इसको हमने हटा दिया है। इसमें चलो हम पुराना क्राइटेरिया में बताएं तो 7 से ज़्यादा होती है, जिसको मैं अब मैं कह रहा हूँ हटा दिया गया है। रेस्पिरेटरी रेट का 30 से ज़्यादा, क्योंकि बहुत प्रोमिनेंट सिस्टम है रेस्पिरेटरी रेट का। हाइपोटेंशन देखने को मिल रहा है, वो चीज़ भी वो आपको ट्रीटमेंट में प्रोटोकॉल में जरूरी है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से मेरा सिम्टम वगैरह में नहीं जाने तो। और जो क्या होता है आपको जो मिलता है एज यदि 65 ईयर से ज़्यादा है, तो एज 65 ईयर से ज़्यादा होना एक क्राइटेरिया यदि खाली यही मिल रहा था उसको कंसिडर नहीं करेंगे कोई। जैसे इसके 3 स्कोर रहते हैं, जैसे 0 स्कोर है और तो उसे हम आउट पेशेंट नहीं आएंगे सर, तो घर भेज देंगे, उसी में से दवाई पकड़ा देंगे, तुम भैया अपने हिसाब से कर लेना। जो 1 से 2 जो होती है उसमें क्या है कि हम उसको ज़्यादा एक तरीके से भर्ती तो नहीं करते, पर उसको क्या यहीं पे इलाज कराते हैं, क्योंकि वो हो सकता है कि आगे चलिए सीवियर कंडीशन हो जाए। और यदि 3 से ज़्यादा तो वो सीवियर कंडीशन में आएगा, वो ICU में भर्ती करते हैं उसको। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अब ट्रीटमेंट के आधार पर हम क्रैब 65 स्कोरिंग का कैसे यूज करते हैं, तो क्रैब 65 स्कोरिंग में जो आता है वो आता है हमारा कि इस तरीके से यदि उसको कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, कोई ऐसे रिस्क पैटर्न नहीं है कि रेजिस्टेंस बिल्डअप हुए, तो हम खाली एमोक्सिसिलिन के आधार पे भी या मैक्रोडाजोल होती है तरह एजिथ्रोमाइसिन, उसके आधार पे भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन एमोक्सिसिलिन मेन ड्रग रहती है इसके ट्रीटमेंट में। और आते हैं इस तरीके से यदि वो कोमॉर्बिडिटी के संग मिल रहा है, तो इस तरीके से हम एजिथ्रोमाइसिन मैक्रोसाइड के संग ना इस तरीके से मिक्स मोडिसाइक्लिन हम यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा मेन जो याद आता है इन पेशेंट एक तरीके से क्रैब 65 स्कोर 2 से ऊपर जा चुका है, 2 तक है, इधर 1 से या 2, उसमें हम क्या यूज करते हैं यदि सीवियर कंडीशन है तो बीटा लैक्टम प्लस बेक्टोराइड हम यूज कर लेते हैं। इसमें एजिथ्रोमाइसिन आ रही थी, बीटा लैक्टम में क्या आ रही थी इस तरीके से एम्पिसिलिन वगैरह आ रही है, एम्पिसिलिन एमोक्सिसिलिन वो हम यूज कर लेते हैं। उसमें क्या यूज़ करते हैं इस तरीके से नॉन सीवियर हो, लेकिन क्या उस तरीके से उसमें हम कर रिस्क फैक्टर जरूर हो इस तरीके से इसका हमारे डेवलपमेंट होगा रेस्टों, तो उसमें एक तरीके से हम और ड्रग जोड़ भी देते हैं, जैसे कि इस तरीके से हमारे टाइजोबेटम जो है पाइपेरासिलिन जैसे यूज़ करते हैं तो टाइजोबेटम जोड़ देते हैं। हालांकि उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद नहीं है। मेन जो आपको याद है ना एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट चलता है, जिसमें कौन सी वजह है एमोक्सिसिलिन चलती है मेन हमारी, एक जो होती है हमारी एजिथ्रोमाइसिन है ये चलती है। और थोड़ी बहुत याद रखिए जैसे कि थोड़ा सीवियर कंडीशन न्यूमोकोकस वाले में का सीवियर कंडीशन है तो पाइपेरासिलिन टाइजोबेटम यूज कर सकते हैं। ये या मर्सा के कारण नीलोजोलाइड हम यूज करते हैं। और रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोन भी काफ़ी फ्रिक्वेंट यूज होने वाली थी, IV आप इंसर्ट करें तो लीवोफ्लोक्सासिन आप यूज कर सकते हैं। बाकी की जो उसकी कॉज वगैरह है क्या क्या क्लिनिकल फीचर काफ़ी बार बैक्टीरिया के आधार पर पहचाने जाते हैं, और उसमें जो टाइप वगैरह हुई
वो इस तरीके से जब हम माइक्रोबायोलॉजी का सेक्शन पढ़ेंगे तभी करेंगे। मतलब इस तरीके से ही थोड़ा सा लार्ज सेक्शन है, तो मैं तो जो मेडिसिन एक्सपर्ट से निपटा दिया, ताकि इस तरीके से उसकी जो है हम पैथोलॉजी वाली फाइंडिंग हुई है और जो फाइंडिंग है उसको चर्चा करेंगे। तो इसलिए निमोनिया का एक हमारा सेपरेट लेक्चर एक और रहेगा। ये चीज़ है मेन, तो मेरा उद्देश्य क्लिनिकल फाइंडिंग को बताना था। मेन तो वैसे ही टॉपिक का नाम यही चीज़ है, एक तरीके से पूरा रिफ्यूजन और न्यूमोथेरेसी है एक तरीके से टॉपिक का नाम। उसमें हम क्लियर एक तरीके से फाइंडिंग हमने चर्चा करी है, एक तरीके से इसकी निमोनिया की। ठीक है, तो बढ़िया।